नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को लाइव देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल से। अभी भाई नहीं जुड़े हैं क्योंकि थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन नहीं डाला मैंने, तो थोड़ी सी देर लग जाएगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अपनी सुरक्षा रखो गर्मी में। खासकर जो बुजुर्ग हैं वे थोड़ा सा परहेज करें दोपहर में घर से बाहर निकलने में। जो भी काम हो वो अपने जल्दी जल्दी सुबह या शाम को निपटा लें। कुछ सवाल भी आए हुए हैं पूर्व सैनिकों के, और कुछ सवाल में जो आप लोग देख रहे हैं आप कमेंट करके लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी जानकारी देने के लिए। पूर्व सैनिकों से संबंधित ए से जेड तक कोई भी सवाल, पे, पेंशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई वेलफेयर की स्कीम, आप किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल आप लिख सकते हो। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी से राय लेने भी जाते हो ना, खासकर आप वकीलों से पे, पेंशन की, वेलफेयर की सुविधाओं की, तो वो आपको फ्री में राय नहीं देते, उनकी फीस होती है। किसी की 1000 रुपये होती है, किसी की 2000, किसी की 3100 रुपये। जो लीगल को जानते हैं वो भाई जानते होंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से। तो मैं तो आपको जितनी जानकारी है आपको घर बैठे हुए मैं दे रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उसके बाद में कार्रवाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। कपिल फौजी आपकी कार्रवाई नहीं करेगा, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ जितनी मेरे को जानकारी। कुछ सवाल भी है भाई। सबसे पहले एक सैनिक विधवा है मंगला जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं पूर्व सैनिकों के, उनको भारत सरकार की तरफ से क्या लाभ दिया जाता है? उनके लिए कोई स्कीम है जो दिव्यांग बच्चे हैं पूर्व सैनिकों की? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे सैनिक समाज में बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चे दिव्यांग होंगे जन्म से ही, या बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी भी प्रकार से। देखो, भगवान के हाथ में भाई, भगवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उस चीज़ को तो हम नहीं फेर सकते। पर मैं सैनिक विधवा मंगला जी को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल है। जो पूर्व सैनिकों के बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट है, जो पर मंथ 3000 रुपये है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए है। और अगर हम तीनों सेनाओं की बात करें तो आपने बताया नहीं मेरे को, आप तीनों सेनाओं में से किससे संबंधित हैं, तो मैं बता सकता था कि भारतीय सेना क्या वेलफेयर करती है, भारतीय नौसेना क्या वेलफेयर करती है, और भारतीय वायुसेना क्या वेलफेयर करती है। पर मैं बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो सीधा रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है, उसके अंदर एक ग्रांट है, डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट। इसके पूरे कागजात आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आपको जो कार्रवाई करनी है वो आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड से करनी है। जो बच्चा है उसका मेडिकल का सर्टिफिकेट लगेगा, 100% वो डिसेबल होना चाहिए, और उसको पर मंथ 3000 रुपये मिलेगी। दूसरी बात आई एक, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, ये बात बहुत ज़रूरी है, सुनने की चीज़ है ये तो। बहुत सारे यूट्यूबर वो
अलग अलग मैसेज डाल के या वीडियो बना के एक भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, एक बरगलाने का काम कर रहे हैं कि 50% जो डीए मर्ज हो जाता है बेसिक में, तो उसका केंद्रीय कर्मचारियों पर और पेंशनरों पर नुकसान होगा मर्ज होने से। अब मेरे को नहीं मालूम ये कौन से बुद्धिजीव हैं या ये कौन से सीए या वित्त मंत्रालय के अंदर बैठे हुए हैं, पर लोग अच्छी तरह से इनसे गुमराह होते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि पे कमीशन 5 में ये फार्मूला था और 7 में ये फार्मूला नहीं है, पर लगता है कि अब की बार दबाव है सरकार पे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो हो सकता है कि मर्ज हो जाए। और मर्ज हो जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। एक सिपाही जो 17 साल की नौकरी करके आया है, आज फिलहाल उसकी जो पेंशन है वो है 18,807 रुपये और 50% उसका डीए है 9403 रुपये। टोटल जो उसकी पेंशन है 28,210 रुपये। अगर 18,807 पर मान लेते हैं 4% डीए की बढ़ोतरी होगी जुलाई में 2024 में, तो 18,807 पर 4% की बढ़ोतरी डीए मिलेगा 752 रुपये। कितना मिला? 752 रुपये। अगर जो आज फिलहाल 50% डीए बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाता है, तो 18,807 प्लस 9403, तो टोटल हो गया 28,210। तो नई बेसिक पेंशन जो बनेगी वो बनेगी 28,210 रुपये। और इस पे अगर 4% का डीए बढ़ोतरी हो जाती है तो सीधा सीधा 1,128 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। तो फायदा हुआ कितना? 376 रुपये का सीधा। एक तो 18,807 पर 4% डीए मिलेगा 792 रुपये, और डीए मर्ज हो जाता है तो 28,210 पर मिलेगा 1,128 रुपये। तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो फायदा ही फायदा है। 376 रुपये का सीधा, मतलब 1/3 और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये जो गुमराह करने वाले हैं ना, कोट टाई वाले, ये इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर ये तो एक सिंपल हाँ मेथड है, आप खुद भी इसको सोच सकते हो कि कब तक ये आप लोगों को भ्रमित करेंगे। ओआरओपी 3 जुलाई 2024 के अंदर रिवीजन है, उसके दिन बचे हैं सिर्फ 20 दिन। 20 दिन के बाद में देखते हैं सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि सरकार गठबंधन की है तो सरकार दबाव में रहेगी। ऊपर से अगर पूर्व सैनिक भी दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि जल्द से जल्द ओआरओपी 3 की टेबल निकल जाए। मिलिट्री सर्विस पे इसका केस देश के 2 हाई कोर्ट में चल रहा है, एक उड़ीसा हाई कोर्ट में, एक दिल्ली हाई कोर्ट में। इसकी तारीखें आगे हैं, अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आगे चल के होगा। इसमें परमेचर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज के भाई पूछ रहे हैं सतपाल जी कि सर इनको 1 रैंक 1 पेंशन 3 में लाभ मिलेगा। भाई बात ऐसी है, 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज पेंशन आए हुए जवान हैं उनको ओआरओपी 2 से बाहर रखा गया, उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। और उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है और जिसके अध्यक्ष हैं माननीय मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे ओआरओपी को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 7
नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन था भारत सरकार का, वो एक तरह से लीगल कर दिया। मतलब सरल भाषा में समझाऊं तो 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज वालों को 1 रैंक ऑन पेंशन का लाभ नहीं देने के बारे में लिखा है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज कर दिया। अब भारत सरकार के पास में एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसके हक में चला गया। जो मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला था, वो एक तरह से ऑन रिक्वेस्ट को बाहर रखते हुए और वो जजमेंट भारत सरकार के हक में चला गया, जबकि केस किया था एक्स सर्विसमैन संस्था ने। एनएफयू का भी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर एनएफयू पूर्व जवान जेसीओ को नहीं मिलेगी। एनएफयू अलग चीज है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, वो सिर्फ अधिकारियों के लिए है, आप उसमें नहीं है। अब आने दो भाई, जो भी सवाल है वो आने दो, मैं सब कह दूंगा। रकीब खान जी सलाम वालेकुम सर। राजकुमार भाई साहब, ये मोदी है, मोदी कुछ देने वाला नहीं है। राम अवतार जी नमस्कार। राम अवतार परमेश्वर सर मैंने बता दिया। करतार सिंह गुड डे। भगवान पाटिल जी राम राम जी। राजकुमार सर कम्यूटेशन का क्या चल रहा है? कम्यूटेशन का क्या चल रहा है? जो एप्लीकेशन चल रही है नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा, राजकुमार सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कम्यूटेशन के ऊपर एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप माफिया में चल रहा है। व्हाट्सएप, इसको मैं माफिया ही बोलता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी के जो अंकल हैं वो इस तरह की बरगलाने की खबरें चलाते हैं कि ये एप्लीकेशन भर के भेज दो रिकॉर्ड में, आपका कम्यूटेशन है वो 11 साल में बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। वो एप्लीकेशन किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं निकली है, वो किसी व्यक्ति की शरारत है कि ये केस का जजमेंट आ गया, ये केस का जजमेंट आ गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया, पर वो केरला राज्य के जो कर्मचारी हैं, स्टेट के कर्मचारी हैं, उनके लिए था वो, ना कि केंद्र सरकार के लिए। उसके बाद में गुजरात हाईकोर्ट का भी आया हुआ है। उसके बाद में पंजाब हाईकोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है जजमेंट में, तो बहुत सारे जजमेंट है, पर वो जो जजमेंट है वो पंजाब सरकार के जो कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए है, वो केंद्र के कर्मचारियों के लिए नहीं है। हम केंद्र के कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिक जो हैं वो केंद्र के कर्मचारी हैं। तो ये एक तरह से जो व्हाट्सएप माफिया है वही आप लोगों को बरगलाने का काम करता है कि एप्लीकेशन भर दो, ये कर दो। नहीं, जो आपका कट रहा है वो कटेगा। हाँ, कोई इसको माननीय कोर्ट में ले जाए तब एक अलग बात है कि कोई जजमेंट आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, तब ये बंद हो सकता है। नहीं तो एप्लीकेशन आप कहीं भी भर के भेजते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। सूरदर्शन गुरु कृपया सर नमस्कार। करण सिंह कपिल भाई पेंशन कम्यूट के बारे में बताएं, क्योंकि सर मैंने बता दिया। बलविंदर मान सत श्री अकाल जी। सुभाष चंद्र सर 31 दिसंबर 2019 वालों का ORP कब लागू होगी? और ACP हौलदार नहीं मिला, 17 साल करके आया था, क्या ORP में बराबर हो जाएगा? 17 साल करके आए थे आप 31 दिसंबर 2019 से, तो आप कलर सर्विस करके आए हो। एक तो ACP हौलदार हैं, तो ये तो आपने बता नहीं। ACP हौलदार की नायक बन के आपको ACP मिली है, तो फिर भी आपकी जो कलर सर्विस होती है वो भाई 22 साल होती है। अगर आप एप्लीकेशन दी है और ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज मांगा है, तो आप 1 रैंक ऑन पेंशन के दायरे में नहीं हो। दूसरी, ACP हौलदार नहीं मिला, वो आपने जो केडर में आपका नाम आया होगा और आपने लिखित में दिया होगा कि मेरे को केडर नहीं करना हौलदारी का, तो आपको ACP नहीं मिलेगी। आप केडर के लिए हाँ करते, विलिंग करते, चाहे केडर में आप फेल हो जाते,
तब आपको एसीपी मिल जाती। इसके ऊपर भी बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं और पहले वालों को मिला हुआ है, पर अब देखो नहीं दे रही सरकार। जगदीश सिंह धालीवाल, सत श्री अकाल जी, जय राम माणक, जय हिंद। ओहो जनक फौजी वाइस, भाई बहुत बढ़िया, जनक जी हैं भाई, बहुत प्रणाम है जनक जी आपको है, गोपाल जी को है, नलिन तलवार जी को, हर भाई सबका, सैनिक संघर्ष कमेटी, उनकी एनालाइज जितनी भी कमेटियां हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं और प्रभु परमात्मा से अरदास करता हूं कि आप लोग सब चढ़ती कला में रहो, आपके अन्न के भंडार भरे रहें, क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत की है 2023 से लेकर 2024 तक जंतर मंतर पर 14 महीने अपने परिवार को छोड़ के वो इतिहास रच दिया। पहले कुछ सैनिक जागरूक होंगे मेरे जैसे, गिनती के 28 लाख में, और जनक जी आप लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्व सैनिकों के हकों के बारे में जागरूक किया। और ये काबिले तारीफ है कि आज जब सीएसडी के अंदर या पोल करने के अंदर पूर्व सैनिक खड़े होते तो बहस होती है अच्छे विचारों पे, अपनी पे पेंशन पे, अपनी मांगों पे। पहले बहस होती थी रम क्यों नहीं मिली, फलानी क्यों नहीं मिली, ये कोटा मेरा कहाँ गया, ये मेरी दवाई नहीं आई, मेरी ये विटामिन की गोली नहीं आई। तो एक सकारात्मक कि पूर्व सैनिक अब बहस करने लग गए हैं बैठ के आपस में, तो बड़े ही अच्छे तरीके में। तो खुद कई बार मेरा वास्ता पड़ा है और मैं पीछे ताकि कुर्सी में बैठा हूं, तो अच्छे अच्छे सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेरी कैप्टन हैं, हौलदार हैं, सिपाही हैं, आपस में बहस करते। और जनक जी इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके 1 साल के आंदोलन ने, जहां एक घमंडी सरकार ने, क्योंकि देखो लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, पर जो पिछली अब जो सरकार थी उसने लोगों को एक तंत्र से चलाने की कोशिश करी कि कोई भी मरता रहो, कोई बैठा रहो, कोई रोता रहे, कोई अपनी मांगों के लिए कुछ भी करता रहो। अनसुना कर दी कि नहीं, लोकतंत्र में, संविधान के दायरे में अगर लोगों ने हमारे को वोट दिया है तो हम आज राजा हैं, हम किसी की सुने या नहीं सुने। और इसका सीधा प्रभाव गया है जनक जी, क्योंकि आपने 1 साल गुजारा है और वो भी दिल्ली के बीच में, और 50 डिग्री की सेल्सियस भी आप लोगों ने सही है। तो एक जो दिल्ली की जो सर्दी होती है और जो मतलब पूरे शरीर की हड्डियां तक कड़कड़ 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 आवाजें करने लग जाती है, आप लोगों ने वो भी देखा है। तो दिल्ली के अंदर बैठ के 1 साल तक इतना तो आप लोगों को पता लग गया कि ये जो आंदोलन चला पूर्व सैनिकों का, इसका बहुत बड़ा झटका लग गया सरकार को, जो पूर्व सैनिकों की 5 करोड़ वोट हैं और 140 सांसद सीटों में से 81 सीटों पे आप लोगों ने सीधा उनको प्रभावित किया। और आज के दिन ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे उनके बुद्धिजीव हो, जो भी इलेक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं, जो अपनी रूपरेखा बनाते हैं एक सैंड मॉडल पे, ये है इस इलाके में ये चीज़ है, वो सभी आप लोगों के नाम से आज थर थर कांपने लग गए कि पूर्व सैनिकों ने ये इतिहास रचा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जनक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रश्न लेता हूँ भाई। सरजीत सिंह जी जय हिंद, प्रदीप कुमार जय हिंद। भाई बताते रहो जिसका भी जो भी प्रश्न है। रणवीर सिंह जी जय हिंद। अमर सिंह कपिल जी नमस्कार सर, सत श्री अकाल। इंस्टिया व्लॉग, हस नित्या व्लॉग सर, केडर करके रैंक अनविलिंग करने पे एमएसपी मिलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर आप रैंक, मैंने पहले भी बता दिया है एमएसपी की। देखो संविधान में एक कार्यालय रख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, उसके अंदर कुर्सियां रखी हैं 5, सिपाही, नायक, हौलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। आप सिपाही हो तो आप सिपाही का जितना साल है उतने में तो कर सकते हो, उसके बाद में आपको नायक पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि नायक का काम अलग है, उसके पास में अलग तरह की फाइल रखी है सामने जिसमें पे उनको साइन करना है। कि मतलब मेरा कहने का मतलब जो उसके
जो सेना की जो भी ढांचा है उसके अनुसार कि नायक कहाँ पे है, उसको आर लागू हो जाती है, उसको बड्डी हो जाता है, मतलब हर चीज में स्ट्रक्चर बहुत अलग है। तो आप अनविलिंग कर रहे हो, तो वो जो रैंक नायक का हर जिसकी जिम्मेवारियां हैं हर चीज में, तो वो तो खाली रह गया, ये स्ट्रक्चर तो चला नहीं। ऐसे तो सब लिख के देते रहेंगे, कैडर कर लेंगे और रैंक लेने से मना कर देंगे। यही चीज पे एसीपी नहीं मिल रही। रोशन चंद भाई वोट को चोट बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सर बहुत अच्छा है। मुरारी पाल, कपिल जी जय हिंद। राम अवतार अग्निवीरों के बारे में, राम अवतार जी अग्निवीरों के बारे में क्योंकि देखो 240 सीटें लेके बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और उसके साथ में जो गठबंधन की जो सीटें आई हैं वो 292 है। तो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 272। तो अब बीजेपी को जो समर्थन मिला है वो मिला है जेडीयू से 12 सांसदों का और टीडीपी से 16 सांसदों का और छोटे छोटे दलों से। तो जेडीयू ने 2 दिन पहले ही उनके केसी त्यागी ने है उनको सरकार के सामने एक शर्त रख दी कि अग्निवीर की समीक्षा नहीं, इसको खत्म करो। अब देखते हैं सर सरकार, क्योंकि आज 9 जून आज शपथ लेगी, शपथ लेने के बाद में इनके मंत्री शपथ लेंगे और तभी पता लगेगा अब क्या है। पर इतना यकीन मानना कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि सरकार चाहे कोई भी आओ कोई भी रहे, पर इस चीज को जो पूरे चुनाव में जो अग्निवीर अग्निपथ जो बड़े ही चर्चित रही है, यहाँ तक इंग्लिश न्यूज अखबारों से लेके इंग्लिश के अखबारों तक, मीडिया से लेके यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हर जगह ये चीजें रही हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो छोटे दल हैं या विपक्ष हैं उनके भी सांसद कहते हुए आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे हर जगह पे कि अग्निपथ को हम मजबूती से संसद के अंदर उठाएंगे। मेहर सिंह जी डिसेबिलिटी का ओआरपी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा डिसेबिलिटी को, पर डिसेबिलिटी भी ऐसा मत सोचना कि आप प्रीमेच्योर आए हुए हैं तो आपको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हौलदार हैं और आप को कोई चोट लग गई, दिमाग हो गई, तो या तो आपको सीओ भेजे, आप लोगों को सबको मालूम है कि डिसेबिलिटी होने के बाद में नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपको घर भेज दिया जाए, दिव्यांग है, और आप उसमें लिख के देते हो कि नहीं सर मैं नौकरी करना चाहता हूं, और उसके बाद में सीओ अनविलिंग कर देता है कि मैं इसको नौकरी नहीं करवाना चाहता। तो वो हो गया सरकार के दायरे में कि सरकार ने आपको घर भेजा, उसमें आ गया जो आर्मी एक्ट है मेडिकल वाला, तो उनको मिलेगी। अब कोई हौलदार है जिसकी नौकरी 24 साल कलर सर्विस है, वो 15 में आ गया 7 जुलाई 2014 के बाद, तो वो भी वन रैंक ऑन पेंशन के दायरे में नहीं। सीओ ने भेजा तो बिल्कुल मिलेगी भाई, डिसेबिलिटी पेंशन 31 लाख मिलेगी बिल्कुल। अब आपकी मैंने नहीं पता कि नौकरी कितनी हुई है, क्योंकि देखो जो 2014 से पहले जो 4 साल 8 साल 10 साल या 12 साल नौकरी करके और जिसने सीओ ने जिन दिव्यांग सैनिकों को भेजा है, तो OROP 2 में उनकी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, पर वो OROP के दायरे में है। क्योंकि जो नए पेंशनर आए, क्योंकि इन्होंने जो मैक्सिमम मिनिमम जो लिया वो 2018 का ईयर लिया, तो वहाँ का जो इन्होंने ईयर लिया तो उनकी बढ़ोतरी हुई ही नहीं। अब देखते हैं कि आगे जो जुलाई 2024 में रिवीजन होगी तो उसमें कितनी बढ़ोतरी, पर OROP मिलेगी। CP शर्मा SP वाले स्पेशल फोर्स वाले SM को क्या बेनिफिट है? 2022 में आया हूँ सर। स्पेशल फोर्स Y ग्रुप में आए हैं, अब आपने ये भी नहीं लिखा कि X ग्रुप में है शर्मा साहब, क्योंकि स्पेशल फोर्स जो है भाई पैरा टुप रहे हुए हैं स्पेशल फोर्स तो, और तो अगर X ग्रुप है तो उसका एक अलग चीज़ है सर, क्योंकि X ग्रुप में भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं कि 2016 से पहले जो आए हैं उनका जो वन रैंक और पेंशन में रिवीजन किया गया है, तो X ग्रुप वाले 3600 किया गया है, और 2016 के बाद में जो X ग्रुप के आए हैं उनको 6200 रुपये से रिवीजन किया गया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है।
भूपेंद्र कपिल भाई, मेरे को एक बात बताओ, पूछो सर। अमित चौधरी 15 साल करके, 15 साल करके आया तो भाई मिलेगी आपको अमित भाई। रोशन सिंह भाई, कपिल एक जीएसयू जवान को एमएससी सबका एक समान होना चाहिए अग्निवीर सिस्टम। सर मिलिट्री सर्विस पे तो बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, और उसके लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2009 से संघर्ष भी कर रही है। 2009 में तो कांग्रेस की सरकार थी, पर हमारे ही जो पूर्व सैनिक हैं वो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन ना करके वो कहीं और इधर ही कुर्सी बिछाने लग जाती हैं। तो उसमें बताओ क्या दो राय हैं। और अभी साथ